आपका स्वागत है। और अगर लेटेस्ट रबी की जो फसल के सोइंग के नंबर्स हैं वो देखें तो एज एक्सपेक्टेड परहैप्स यहाँ पर दालों की जो बुआई है वहाँ पर इलाका कम नज़र आता है। खाने के तेलों में मस्टर्ड के नंबर्स अच्छे हैं और ओवरऑल चावल और गेहूं का जो बुआई का इलाका है वो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर बढ़त दिखा रहा है। हमारे साथ सिराज हुसैन जी जुड़ चुके हैं। सिराज जी नमस्कार। सबसे पहले दालों पर ही बात करना चाहेंगे और ऑफकोर्स ये थोड़ी सी कंसर्न रही है। पिछले पूरे साल हमने सभी यहाँ पर फसलों की बात करी, सभी क्रॉप्स और उनके प्राइसेस के बारे में भी बात करी, लेकिन दालों में कोई बहुत बड़ी तेजी भावों में देखने को नहीं मिली। पूरा साल बेसिकली ऐसे निकला कि दालों के भाव एमएसपी है उसके नीचे कारोबार कर रहे हैं और क्लियरली वो इनिशियल नंबर्स में भी दिखता है। ये बात ठीक है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन दालों में नहीं दिखा, लेकिन अगर आप देखें तो जो चने के किसान थे उन्होंने काफी सफर किया पिछले एक साल में, क्योंकि चने के दाम एमएसपी से नीचे नीचे रहे और गवर्नमेंट की स्टॉकिंग पॉलिसीज और फ्यूचर ट्रेडिंग पर बैन जारी रहा। उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस साल चने के एरिया गिर सकता है और उसका नतीजा ये होगा कि चने के दाम बढ़ेंगे। तो ये ट्रेड पॉलिसी और एग्रीकल्चर पॉलिसी में जो सामंजस्य चाहिए, उसके लिए ये जरूरी है कि टैरिफ और एमएसपी दोनों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बेहतर नंबर क्लियरली यहाँ पर गेहूं में देखने को मिला है और वो एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि एक तो भाव बढ़े हैं इस साल में, दूसरा एक्सपोर्ट बंद है, तीसरा सरकार के पास बफर स्टॉक पिछले साल के करीब आधा है। देखिए, गेहूं की सिचुएशन काफी, एक तरह से कहा जाए तो वरीसम है और उसकी वजह यह है कि गेहूं में करीब करीब 18% इन्फ्लेशन आप देखिए अक्टूबर के महीने में आया है और चावल में भी 10% इन्फ्लेशन आया है। तो कुल मिला के सीरियल्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है और उसकी वजह से जाहिर है कि गवर्नमेंट काफी परेशान होगी। एक चीज और हमें याद रखना चाहिए कि दिसंबर और जनवरी में जब हेडिंग और फ्लावरिंग स्टेज होती है तो टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर टेम्परेचर होता है तो गेहूं की फसल को उससे नुकसान रहने की संभावना रहती है। और इसी तरीके से मार्च में भी, फरवरी और मार्च में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सोइंग के नंबर्स अच्छे हैं, किसानों ने इस बार जल्दी सोइंग करी है, लेकिन हमें एक अच्छा विंटर चाहिए। और जो कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपके व्यूअर्स पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे, जिस तरीके से दुनिया जिस डायरेक्शन में चल रही है, उससे ये लगता नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग में कोई बड़ा सिंसियर एफर्ट हो रहा है। तो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके। और फिर प्राइसेस के हिसाब से क्या व्यू है आपका मिस्टर हुसैन, स्पेशली अगर व्हीट की पहले बात करें तो? देखिए, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी रही तो व्हीट का प्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि 110 मिलियन टन या उससे ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया इस साल बढ़ रहा है। अगर अच्छी सर्दी पड़ी, रिजर्वॉयर्स की कंडीशन हमारी अच्छी है तो अच्छा प्रोडक्शन होगा। और अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है तो प्रोक्योरमेंट भी अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि एक्सपोर्ट पर बैन लगा हुआ है और कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा किसानों और ट्रेडर्स के पास, इसलिए गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट अच्छा होगा। सिराज जी, एक वर्ड आपका खाने के तेलों पर भी यहाँ पर लेना चाहेंगे। यहाँ पर मस्टर्ड में तो 14.5% में बुआई का इलाका यहाँ पर बढ़ा है। बाकी ऑयल सीड्स का इतना बड़ा हमने ओवरऑल इतना तेजी आते हुए नहीं देखी है, लेकिन मस्टर्ड इटसेल्फ एक काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है विंटर्स के हिसाब से। इस नंबर्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मस्टर्ड अभी तो बहुत अर्ली डेज हैं सोइंग के, हालांकि मध्य प्रदेश वगैरह में सोइंग अच्छी हुई है और मस्टर्ड में भी कई कई नई वैरायटीज जगह जगह इंट्रोड्यूस हुई हैं। उसकी वजह से काफी मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी कंपनियां क्लेम करती हैं कि बढ़ी है। मिसाल के तौर पे कॉर्टिवा ये कहती है कि उनका हाइब्रिड सीड बड़ा सक्सेसफुल है और उसका प्रोडक्शन 10-15% प्रोडक्टिविटी उससे ज्यादा मिलती है। तो काफी काम हो रहा है, डिफरेंट कंपनीज मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रिसर्च कर रही हैं, एक्सटेंशन वर्क कर रही हैं। और अगर ये कामयाब हो जाता है और अगर जो जीएम को अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मस्टर्ड के, अगर वो भी कामयाब हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि 20% 25% प्रोडक्टिविटी कुछ एरियाज में शुरू में बढ़ सकती है। ओके। कुणाल, आपका व्यू क्या है प्राइस के हिसाब से तमाम फूड कमोडिटीज पर, फिर चाहे वो पल्सेस हों या व्हीट? सोइंग के नंबर्स अच्छे, प्रोडक्शन नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, क्या व्यू है आपका? मुझे कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी में फिलहाल बड़ा इजाफा आते हुए दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइसेस में थोड़ा प्रेशर बनेगा, लंबा इन्फ्लेशन आएगा, एग्री कमोडिटी में बड़ी स्पाइक आएगी,
ये सब सिनेरियो भी नहीं है। फिलहाल आप देखेंगे तो वेदर कंडीशन एज कंपेयर टू प्रीवियसली इम्प्रूव, सो विंटर क्रॉप इंडिया में भी अच्छे रहना चाहिए, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग स्पाइक इन एनी ऑफ दिस कमोडिटीज। ओके, चलिए, तो प्राइसेस स्टेबल ही रहेंगे मोर और लेस, यहाँ से ये कुणाल का व्यू है। और प्रोडक्शन नंबर्स हालांकि अच्छे एक्सपेक्टेड हैं सो फार, जिस तरीके की स्विंग के नंबर्स अब तक सामने आए हैं। शुक्रिया सिराज जी और कुणाल, आप दोनों का ही आने के लिए शो में, समझाने के लिए स्थिति और प्राइसेस पर भी एक आउटलुक देने के लिए। मुझे मनीषा जी को दीजिए इसी के साथ इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।